नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देश में कोरोना के नए आंकड़ों में उतार चढ़ाव आ रहा है, यानी कि दूसरी लहर अभी तक गई नहीं है और तीसरी लहर की आशंका अब डराने लगी है। इन सब के बीच में नए वेरिएंट भी चुनौतियों के रूप में सामने आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही, वैक्सीन का संकट भी कोरोना से लड़ने में बड़ी बाधा है। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और हर बार एक नए वेरिएंट के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उधर कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट अब तक डेल्टा ही माना जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे लैवेंडा वेरिएंट भी अपना खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। ये वेरिएंट सबसे पहले पेरू में पाया गया था, जो कि अब यूके समेत 30 देशों में फैल चुका है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का लैवेंडा वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले महीने WHO ने भी लैवेंडा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था और ये वेरिएंट एंटीबॉडी को भी निष्क्रिय कर रहा है। ये वेरिएंट अब अमेरिका के चिली, इक्वाडोर, अर्जेंटीना में भी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरह भारत में भी डेल्टा वेरिएंट के और भी म्यूटेशन मिल चुके हैं। भारत में डेल्टा प्लस की तरह AY2 म्यूटेशन के सामने आ रहे हैं और ये म्यूटेशन डेल्टा वेरिएंट में हुआ है। अभी तक अमेरिका में सबसे ज्यादा AY.2 के मामले सामने आए और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जानकारी दी है कि अब तक 5 से अधिक मरीजों में AY.2 म्यूटेशन का पता चला है। ये मामले राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में मिले। डेल्टा में भी 2 म्यूटेशन हुए और उनमें डेल्टा प्लस और AY.2 म्यूटेशन सामने आया। दोनों ही म्यूटेशन अब भारत में मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में डेल्टा प्लस के मामले नहीं मिले थे, लेकिन पिछले सप्ताह के यहाँ के मरीजों में इसकी मौजूदगी पता चली है। वहीं केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जीका वायरस के आगमन की पुष्टि हुई। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 24 साल की गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी जीका वायरस के पहले मामले का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तिरुवनंतपुरम से जीका वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले आए। जीका वायरस के लक्षण डेंगू के समान होते हैं और इसमें बुखार, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते और जोड़ों का दर्द और आंखों का लाल होना शामिल होता है। वहीं कोरोना काल में लापरवाही बड़े संकट को आमंत्रण दे रही है। कोरोना की दूसरी लहर जैसी ही कुछ कम हुई, लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर चल दिए। लगातार उमड़ रही भीड़ और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब पहाड़ों पर सख्ती शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने भी भीड़ का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि अभी जरा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और एक ओर देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अधिकतर जिलों में नियंत्रण में है, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर के राज्यों और केरल में बढ़ते संक्रमण के चलते अब राष्ट्रीय स्तर पर भी असर दिखाई देने लगा है। स्थिति यह है कि गुरुवार को 55 दिन बाद देश में कोरोना से ठीक होने वालों से ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई और इसके चलते सक्रिय मरीजों की संख्या घटने की जगह 784 बढ़ी है। अभी देश में 4,60,704 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। देश भर के कई शहरों में कोविड वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें मिल रही हैं, जिस वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वैक्सीन की कमी की वजह से आज पूरे मुंबई में कहीं भी टीका नहीं लगाया जा रहा। यहाँ टीकाकरण अभियान को बंद करना पड़ा। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी और जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की लाइनें देखने को मिली। कई सेंटर में टीकाकरण बंद होने से तीखी झड़पें भी हुई। देश भर में अब तक करीब 37 करोड़ वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं और शुक्रवार को सिर्फ 40 लाख लोगों को ही टीका लगाया गया। जहां वैक्सीनेशन ने 90 लाख का आंकड़ा छू लिया है, तो अभी आधे से भी कम आ चुका है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना की चुनौतियां क्या हैं? नए वेरिएंट कितना बड़ा खतरनाक है? क्या लैवेंडा वेरिएंट भारत को भी अपनी चपेट में ले सकता है? क्या जीका वायरस से सतर्क होने की जरूरत है? अनलॉक को लेकर क्या समीक्षा की जरूरत है? एक बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन की सप्लाई सामान्य कैसे होगी? तो कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हैं, कई यक्ष सवाल इस वक्त खड़े हैं जिनके जवाब की जरूरत है कि आखिर एक तरफ कोरोना के वेरिएंट में लगातार नए नए म्यूटेंट और दूसरी तरफ लापरवाही। और इसी लापरवाही का जिक्र करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। तीसरी समस्या वैक्सीनेशन की सप्लाई की चेन वो सुचारू तरीके से नहीं चल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जीका वायरस, यानी कि एक साथ चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिन्हें अपने तरीके से कम भी किया जा सकता है। खासतौर पर जिस तरीके से दूसरी लहर के थोड़ा सा कम होने के चलते ही लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, उस बाबत भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे किया जाएगा। इन चुनौतियों के सामने को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे खास दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर राहुल भार्गव हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, वो हमारे साथ हैं, और इसके अलावा डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं जो कि सीनियर डॉक्टर धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में हैं। ये दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, सबसे पहला सवाल, अभी तो लगातार कई यहाँ पर वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के, जिनकी लेकर अभी रिसर्च चल रही है, जिनकी दवाओं को तलाशने की कोशिश है। हालांकि वैक्सीन है लेकिन पूरी तरीके से वो भी सक्षम नहीं, कहीं ना 10-15 कहीं पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। ऊपर से अब ये लैम्बडा वेरिएंट, क्या मानकर चले इसे, ये जो एक नया म्यूटेंट सामने आया है, अब इससे किस तरीके के खतरे की घंटी बज रही है? देखिए, जिस प्रकार से वेरिएंट्स आ रहे हैं, लैम्डा वेरिएंट सबसे पहली बार पेरू में पाया गया था, और हमको ये समझना है कि वेरिएंट्स आते रहेंगे, वो अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, ऐसे और भी ग्रीक, थीटा, ऐसे और भी ऐसे वेरिएंट्स आते रहेंगे। पर इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये एंटीबॉडीज जो वैक्सीन के से बनती है उसको इवेड करता है। आप देखिए प्रियंका जी, इम्पोर्टेंट है, 1-1.5 महीने पहले जब हमारे देश में डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा था, हमने ये देखा कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी। यूके में गया, अमेरिका में गया, तो हमें पता चला कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दोनों चीजें अगर 2 डोज लोगों को लगी हुई है वैक्सीनेशन की, तो दोनों से प्रभावित नहीं होता और आराम से हम उससे बच सकते हैं। तो अमेरिका ने दिखा दिया हमको कि डेल्टा और डेल्टा वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, पर इन्फेक्टिव रेट ज्यादा है और जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको 1 डोज लगी है, उनमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। वैसे ही लैम्डा वेरिएंट है, जब पेरू से आया, साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ, अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई जिससे प्रियंका जी बताया हो कि 2 डोज जिसको लगी हुई है उसको भेज के वायरस डेल्टा वेरिएंट आपको मृत्यु के कगार पे पहुंचाता है। तो हमारे को घबराना नहीं है, ये डिबेट है, साइंस की डिबेट करना आवश्यक है कि किस प्रकार से लैम्डा वेरिएंट हमारे लिए हानिकारक हो सकता है हमारे पर्यावेश में, क्योंकि हम अभी भी जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में सिर्फ 10% लोगों को ही 2 डोज लगी है। तो इसीलिए 2 डोज को हमको जल्द से जल्द बढ़ाना आवश्यक है। एक निर्धारित समय सीमा के अंतर में हमको वैक्सीनेशन करना आवश्यक है, जो 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर देना चाहिए। प्रियंका जी, इस बात पे तर्क होना चाहिए कि किस प्रकार से हम डबल वेरिएंट, डबल म्यूटेशन या ट्रिपल म्यूटेशन या 4 म्यूटेशन वाला वायरस आए, किस तरीके से हम 2 जैब जल्द से जल्द लोगों को लगा पाए। इन्फेक्टिविटी रेट 8% पाई गई है इस वायरस की, जो लैम्डा वेरिएंट आया हुआ है। वैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट भी अपनी कुछ खासियत है जो जिसकी वजह से वो ज्यादा जिंदा रह पाता है। और अब तक ये भी बहुत सारी स्टडीज आ रही है जो बता रही है कि वायरस प्रारूप चेंज हो रहा है, क्योंकि वायरस जीवित रहना चाहता है। बिल्कुल, यह एक बात और सवाल ये भी उठता है डॉक्टर अंशुमान, अभी अमेरिका की तरह ये भी पाया गया है कि डेल्टा प्लस की तरह ही AY.2 म्यूटेशन के मामले भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो है AY.2 म्यूटेशन, ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? इनका देखो, कहा जा रहा है वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब पूरा संसार, पूरा विश्व एक गांव की तरह है, सिमट चुका है, क्योंकि ट्रेवल, माइग्रेशन और ट्रांसमिशन, वायरस को ह्यूमन वेक्टर चाहिए, ह्यूमन होस्ट चाहिए जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। इसको आज बिठा के कहीं भेज दो, वहां पहुंच जाए। सिमिलरली जैसे डेल्टा इंडिया से स्टार्ट होकर डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस भी आया और 98 कंट्रीज में पहुंच चुका है। अगर लैम्डा किसी कंट्री में आज पाया गया है, आज हमारे देश में नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में लैम्डा हमारे देश में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग में हाइब्रिड म्यूटेंट होता है, जैसे कप्पा का कुछ स्ट्रेन आ गया, बीटा का कुछ स्ट्रेन डेल्टा में आ गया, इस तरह से मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होने में तब तक वायरस ऑफ कंसर्न हमारे लिए नहीं होता है जब तक ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाए, संक्रमण दर बढ़ जाए, या हमारा क्षमता बढ़ जाए, या एंटीबॉडी अगेंस्ट इसकी प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने लगे, या कोई भी सिस्टम जो एस्टैब्लिश वैक्सीन से जो प्रतिरोधक क्षमता बनी उसको नाकारगर कर दे, तब इसको उठा के वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल दिया जाता है। अभी लैम्डा, कप्पा जो भी स्ट्रेन मिले हैं उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाला हुआ है, इससे जांच चल रही है, लेकिन बहुत उम्मीद है कि लैम्डा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल। बिल्कुल, लेकिन यहाँ डॉक्टर भार्गव एक चीज क्या सोचने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो 12 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर
डेल्टा के अभी तक जो साइंस है वो देखने को मिले हैं, केसेस इस बाबत सामने आए हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि अब सोचने की जरूरत है? खासतौर पे तब अब जब एक तरफ तो यहाँ देखा जाता है कि अनलॉक होने के बाद किस तरीके से लोगों का बाहर निकलना शुरू हो चुका है, और साथ ही जो मास्क का इस्तेमाल होता था, जो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल होता था, जो दूसरी यहाँ पे गाइडलाइंस थी उनका पालन होता था, वो भी अब उतना नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां क्या मानकर चला जाए कि तीसरी लहर को लेकर जो अभी तक सिर्फ संकेत दिए जा रहे थे उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए आपको दो मॉडल देखने पड़ेंगे। अभी भी अगर हम देखें 40,000 केसेस आ रहे हैं, तो 40,000 केसेस कौन से हैं? अमेरिका के मुकाबले में हम देखें, आज भी हमारे पास जब से अप्रैल से ये दूसरी वेव चालू हुई है, अप्रैल मई जून तीनों महीनों में अभी भी 40-50 हजार केसेस आ ही रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, कौन से वेरिएंट से हैं, ये देखना जरूरी है। दिल्ली अप नॉर्थ में, जैसे दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्योंकि दूसरी वेव काफी स्ट्रॉन्ग थी, प्रभावशाली थी, जिसमें हमारे को इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल में ले गए, सुनामी तरीके से थी, उसमें डेल्टा वेरिएंट का एक प्रमुख रोल था। बट अगर हम थोड़ा सा साउथ की तरफ जाते हैं, यहाँ पे केरला है, कर्नाटक है, वहां पे अभी भी केसेस आ रहे हैं। क्या इसका ये मतलब है कि उन लोगों में अभी भी ज्यादातर पॉपुलेशन इफेक्ट नहीं हुई? क्योंकि प्रियंका जी, दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि या तो वैक्सीनेशन के माध्यम से या कोरोना के माध्यम से एंटीबॉडी बनना जरूरी है। जब तक वो प्रतिशत 70-80% या 100% नहीं पहुंचेगी प्रियंका जी, केसेस बढ़ते रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि केसेस कभी जीरो पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कोरोना यही रहेगा। आपको अपने साथ कोरोना के साथ जीवन जीना सीखना पड़ेगा। पर जिस प्रकार से हम देश में हम देखते हैं, जैसे अनलॉकडाउन होता है, वैसे ही हम कोरोना को अपने घर आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार से आप देख ही रही होंगी, वो मसूरी की फोटो हो या देहरादून की फोटो हो या दिल्ली की अस्पतालों की, दिल्ली के पार्किंग की फोटो हो, तो ये तीसरी वेव को ला सकता है। बट सीरो सर्वेलेंस अभी तक नहीं आया है। सीरो प्रिविलेंस डेटा या सीरो सर्वेलेंस डेटा जो होता है, जी वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। क्योंकि अगरतला में मान लीजिए जीरो सर्वेलेंस मतलब 30% होता है, जिससे 30% जनता ही आपकी ग्रसित हुई है कोरोना से, और दिल्ली में बोलता है कि 60% है। तो आप ये मान के चलिए 60%, 10%, 70% लोगों को आप मान के चलिए कि कोरोना की तीसरी वेव दिल्ली में नहीं आएगी। बट अगरतला में जरूर अगर 30% लोग ग्रसित है और वैक्सीनेशन की दर नहीं पाई जाती, तो तीसरी वेव आ सकती है। जिस प्रकार की हमने मई में हालत देखी थी, अप्रैल मई में हालत देखी थी प्रियंका जी, शायद वो पॉकेट्स में आएगी। वो उसका स्वरूप इतना बड़ा नहीं होगा, वो इतने बड़े स्केल पे नहीं आएगी। बट हाँ, कुछ पॉकेट जहां पे आज भी इन्फेक्टिविटी रेट मोर देन 10% है, वो वहां आने की संभावना रहेगी, क्योंकि आज भी वो फैल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझना हमको जरूरी है कि डेल्टा वेरिएंट, जिस जगह पे डेल्टा वेरिएंट है, वहां पे आपको लॉकडाउन को करा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वैक्सीनेट नहीं करते थे, ये डेटा बिल्कुल क्लियर हो चुका है अफ्रीका से कि एक डोज काम नहीं करती, 2 डोज। अगर 2 डोज कोवैक्सीन की है तो 4 हफ्ते है, कोविशील्ड की है तो 8 से 12 हफ्ते है। इसके लिए भी हमको करना चाहिए कि 8 से 12 हफ्ते के बीच में, 2 महीने के बीच में दूसरी कोविशील्ड की हम डोज दे पाए। और स्पुतनिक आ ही गई है तो 21 दिन में दी जा सकती है। पर 2 डोज से इसका मतलब एंटीबॉडी की मात्रा शरीर में इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए तो डेल्टा वायरस को रोक पाए। तो इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सीरो सर्वेलेंस, जीनोमिक सर्वेलेंस जिसे हम कहते हैं, सीरो सर्वेलेंस, सीरो प्रिविलेंस डेटा, जीनोमिक सर्वेलेंस डेटा, साथ ही में जीनोमिक टेस्टिंग के माध्यम से डेल्टा वेरिएंट कहाँ पे है और वैक्सीनेशन की दर, ये स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर हम बढ़ेंगे आगे, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे और तीसरी वेव से बच पाएंगे। प्रियंका जी, ये देखना आवश्यक है। और जिस प्रकार से लोग अभी बाहर घूम रहे हैं और जिस प्रकार से बिना मास्क के पालन किए घूम रहे हैं, आगे 1 महीने में पता चलेगा कि किस प्रकार की कंडीशन या स्थितियां बनती है। डॉक्टर अंशुमान, अभी जिस तरीके से डॉक्टर राहुल भार्गव कह भी रहे थे कि जो अभी अनलॉक के बाद तस्वीर निकलकर सामने आई है, उस पर सोचने की जरूरत है। और अभी जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पे जो नए केसेस आ रही हैं पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी ये माना जा रहा है कि वो मरीज जो 55 दिन में ठीक हो जाया करते थे, नए केसेस में वो जो टाइमलाइन है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अनलॉक की जो समीक्षा है वो करने की फिर से जरूरत है, एक बार फिर से नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है? इनका डॉक्टर राहुल भार्गव ने बहुत अच्छा इंडिकेशन संकेत दे दिया कि कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि पूरे 365 डेज हम लॉकडाउन में नहीं, कंट्री को ले नहीं जाया जा सकता है, इम्पॉसिबल है साइंटिफिकली स्पीकिंग। तो क्या करना होगा?
गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम होता है कि लॉकडाउन मतलब एक आप पे पाबंदी लगा दी गई, अंकुश लगा दिया गया कि ये पर्टिकुलर काम आप नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते हैं, गेट पास की जरूरत है, पास की जरूरत है। लेकिन हर व्यक्ति को खुद निर्धारित करना होगा कि कोरोना वायरस के प्रति इसकी जागरूकता मीडिया के द्वारा फैलाई गई है, वायरस क्या है, किस तरह से आपको बचना है, किस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। वैक्सीनेशन के बाद भी अगर प्रोटेक्शन लेवल 100% नहीं है, इसका मतलब है कि जब तक इम्यूनो एसे से एंटीबॉडी टेस्टिंग प्रोटोकॉल कॉमन नहीं हो जाती है, मतलब ये तय नहीं कर दिया जाता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और दूसरा ये प्रतिरोधक क्षमता 1 साल से ऊपर बरकरार है, तब तक आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करना है। तो ये तो हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये जो आपने जिक्र किया, डॉक्टर राहुल ने भी जिक्र किया, चाहे उत्तराखंड में देखिए, चाहे में देखिए, जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है। मैं मानता हूँ माउंटेन सिकनेस हम लोग दूसरे सेंस में बोलते हैं कि पहाड़ों के लिए एक क्रेविंग होती है गर्मियों में, खास करके नॉर्थ इंडियंस को, वो जाना चाहते हैं। लेकिन जो अभी हालात हैं, उस हालात में आपको सब्र करना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ कोविड फटीग हो चुका है कि 1 साल से बंद रहते हुए, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। सरकार अनलॉक करेगी, लॉक करेगी, कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं पहुंच जाते हैं और मैक्सिमम लोग इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने में कामयाब नहीं हो जाते, मैक्सिमम लोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप कर पाते, तब तक हमें इसको मानना पड़ेगा। इसमें कोई दो मत। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर भार्गव, आपने कहा भी था कि देखिए ज्यादातर जरूरत है कि वैक्सीन लोग लें और वैक्सीनेट करें खुद को भी, और जो परिवार के लोग हैं वो भी वैक्सीनेट होने चाहिए। जितना वैक्सीनेशन होगा उतनी चुनौतियां कम सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर वैक्सीन की सप्लाई को लेकर ही सामने आ रही है। एक तरफ लोग हैं जिनकी तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, जो एक बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है, यानी कि वैक्सीन, उसकी सप्लाई में समस्या आ रही है। वहीं तीसरी तरफ लगातार यहाँ पे डेल्टा के वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। ये चुनौतियां जितनी दिख रही हैं शायद उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से वैक्सीन लगा के अपने देश को पूरा खोल दिया और 8-2 महीने हो चुके हैं कि ना कोई नया केस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ना मृत्यु बढ़ती हुई दिख रही है। आज भी हमारे देश में 900 से ज्यादा जाने हर रोज कोविड से जा रही हैं। इसका मतलब हमको बिल्कुल क्लियर है कि जो नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने, उनके बाद सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करवाना है। क्योंकि अगर जब तक पहला एक डोज की बात थी, क्योंकि अगर हम देखें अप्रैल के महीने में बात ये थी कि एक डोज जल्द से जल्द दे दी जाए। अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में ये प्रतिक्रिया थी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में एक डोज देके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक डोज दे पाए। पर जब से इस तरह से डेल्टा वायरस आया है, वेरिएंट आया है, हमको पता है कि हमको 2 डोज देना सबसे ज्यादा आवश्यक है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना आवश्यक है। इसीलिए चलते हुए प्रोडक्शन सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री जी ने 23,000 करोड़ की घोषणा जरूर करी है कोविड पैकेज की, जिसमें नवनिर्माण चीजें होंगी। पर आप कितना भी मान लीजिए प्रियंका जी, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हम कभी भी उसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो हम लोगों को पूर्ण तरीके से ट्रीटमेंट ना देते हुए भी हम पूर्ण तरीके से लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी से, वो है वैक्सीनेशन। तो जल्द से जल्द 1 की जगह 2 की जगह 3 सेंटर्स को खोल के वैक्सीनेशन को बनाना चाहिए, वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, जिसकी जल्द से जल्द हम 1.25 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगा के अगले 2 से 3 महीने में कोरोना से देश को आजाद करें, मुक्त करें। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल थेरेपी की तरह बात कर रहे हैं, पर अब ओरिजिनल होना ये चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें प्रिवेंशन की बात करनी चाहिए, ताकि ट्रीटमेंट की बात करनी चाहिए। जरूर तैयारियां पूरी होनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए कि अगर उतना जन सैलाब आता है, बट वो 5 लाख होगा, 8 लाख होगा, 10 लाख होगा, वो कोई नहीं बता सकता और ना कोई प्रेरित कर सकता। तो आप जितनी भी तैयारियां करिए वो शायद कम ही पड़ेगी एक गिवन सर्कमस्टांसेस में। बट हाँ, अगर आप अपनी तैयारियां पूरी तरीके से प्रिवेंशन की बात करते हैं तो लोगों को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस बात पे हमें ध्यान देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। 1 करोड़ रोज वैक्सीन का नारा देना आवश्यक है।
बिल्कुल, और यहाँ पे लगातार चाहे एक्सपर्ट्स हों, डॉक्टर हों, सभी कह रहे हैं कि एहतियात बरतिए और उसके साथ साथ वैक्सीन की सप्लाई भी ज़रूरी है। डॉक्टर अंशुमान, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कोरोना है, चाहे वो डेल्टा हो, बीटा हो, इसके अलग अलग वेरिएंट लगातार सामने आ रहे हैं, म्यूटेशंस इसमें बार बार सामने आ रही हैं। तो अब चूंकि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो उसी पैटर्न पर हो रहा है जो कि पहले था, या फिर ये मानकर चला जाए कि उसमें भी कोई ना कोई अपडेशन देखने को मिल रही है जिसके चलते जो वेरिएंट लगातार नए सामने आ रहे हैं उससे वो मुकाबला कर सकते हैं। इनका ये बड़ा कंसर्न पॉइंट आपने रेज किया। वैक्सीनेशन प्रोसेस को जितना लंबा पे स्ट्रेच करेंगे, मतलब जितना लंबा खींचेंगे, उस दरमियान ये वायरस ऐसे व्यक्ति को भी टच करेगा जो वैक्सीनेटेड है, मतलब जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता वैक्सीन के द्वारा बनी हुई है। और वायरस एक सिस्टम डेवलप करता है अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए, जिसको कहते हैं इम्यून इवेड मैकेनिज्म, मतलब इम्यून सिस्टम को चकमा देना, उसको धोखा देना सीख जाता है। और यही वायरस जब ऐसे व्यक्ति को पहुंचेगा जो अनइम्यूनाइज्ड है, तो उसमें आप वैक्सीन लगाएंगे भी तो वैक्सीन की कारगर क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यही तो प्रोसेस की प्रॉब्लम है। वैक्सीन क्यों हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जितनी जल्दी लगाएं, स्पीड अप करें, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। और जितना देर करेंगे वेरिएंट उतने नए निकलेंगे, वेरिएंट उतने बेकार निकलेंगे, और वेरिएंट को इम्यून सिस्टम को चकमा देने की आदत हो जाएगी। जैसे कॉकटेल एंटीबॉडी को चकमा देने का स्ट्रेन आ गया। वैक्सीनेशन की कारगर क्षमता कम हो रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिसको आप सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे आपने कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस तैयार किया है, वैक्सीन को मानिए एक एंटीवायरस है, उसमें बेस स्ट्रक्चर तैयार है, और जैसे जैसे ये म्यूटेशन आएगा, नया स्ट्रेन आएगा, उस तरह से वैक्सीन मॉडिफिकेशन गुंजाइश है और जल्दी कर लेते हैं म्यूटेशन, ये चेंजेस। वो वैक्सीन को चेंज करते रहे। कुछ वैक्सीन इस तरह से डेवलप हुए हैं, वो अच्छे वैक्सीन है, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ वैक्सीनेशन प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए और कम से कम समय में ज्यादा दिवस को वैक्सीन लगाएं, वही एक कारगर तरीका है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो पैटर्न में भी एक तरीके से जितने जल्दी वैक्सीनेट होंगे लोग उतना ही फायदा मिल सकता है। डॉक्टर भार्गव, एक ये भी समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को डराना नहीं चाहते, और सही बात है, डराने की जरूरत भी नहीं है कि आखिर अगर लापरवाही बरती जाएगी, एहतियात नहीं बरती जाएगी तो आगे चल के कितना खतरा हो सकता है। लेकिन जब तक सामने खतरा ना नजर आए तब तक लोग एहतियात भी बरतनी नहीं शुरू करते, जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल इस वक्त आपको भी देखने को मिल रहा है और डॉक्टर अंशुमान को भी देखने को मिल रहा है। तो क्या एक तरीके से ये नहीं बताना चाहिए कि देखिए खतरा अभी भी मौजूद है और ये उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना एक दौर आप देखकर अभी सामने आ रहे हैं। और सबसे अहम बात ये भी निकलकर सामने आती है कि जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, कहा जा रहा है कि देखिए जो इसके अगले लहर आएगी वो इतनी खतरनाक नहीं होगी, वो सामान्य तरीके से होकर निकल कर चली जाएगी। क्या यही वो बातें हैं जिसके चलते पहाड़ों पर, हिल स्टेशंस पर इस वक्त इतनी भीड़ है? देखिए, दोनों इशू हैं। पब्लिक बहुत दिनों तक घर में बैठे बैठे बोर भी हो जाती है और उनको भी वेंट आउट करना आवश्यक है। बट जिस प्रकार से हमने जनवरी फरवरी में देखा, जहाँ पे हमारा नरेशन था कि हमने कोरोना को हरा दिया, उसके बाद ये दूसरी वेव आई। आज हम डरा रहे हैं, तभी पब्लिक के सेंटीमेंट्स में, पब्लिक के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं है। तो आपको पब्लिक को समझना पड़ेगा, ये वही पब्लिक है जो आज हमारी राजनेताओं को चूज करती है और 303 सीटें देती है। हमारे को पब्लिक को ये समझाना पड़ेगा कंटिन्यूअस नरेशन होगा, और पब्लिक कहीं की भी हो, प्रियंका जी, दिल्ली की हो या अमेरिका की हो या यूके की हो, जब भी उनको ऐसे लॉकडाउन के बाद या ऐसे नेगेटिव फेज से गुजरते हैं तो ऐसे अक्सर चीजें देखी गई हैं। वो मियामी हो, वो कैलिफोर्निया हो, वो कहीं पे भी हो, सब पब्लिक एक जैसी होती है। बट कौन सी सरकार कितनी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकती है वो भी आवश्यक है। कई जगहों पे सही नरेशन से देखिए, आप थर्ड वेव के बारे में बार बार डरा रहे हैं। क्या डराने से लोगों का डरना कम हो गया? हम मई के महीने से, जून के महीने से लोगों को पता है कि तीसरी वेव आ सकती है, इतने जगहों पे बोल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, तो क्या पब्लिक का जाना बंद हो गया? क्या सड़कों पे, क्या बाजारों में जाना बंद हो गया? नहीं हो गया। उनको आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट देनी पड़ेगी और एक ही स्वर में इन्फॉर्म्ड तरीका से बताना पड़ेगा कि अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाते, हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ नहीं है अमेरिका की तरह जो इन चीजों को झेल जाएगी। तो इसीलिए सही नरेशन, सही कम्युनिकेशन इज द की। तो जब तक वो नरेशन और कम्युनिकेशन की नहीं होती तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। डराने से कभी भी बदलाव नहीं आता, प्रियंका जी, ये समझना आवश्यक है। जनवरी में देख लिया और अब आप डरा के भी देख लिया, लोगों में कोई बिहेवियर में अंतर नहीं है। अगर बिहेवियर नहीं है एप्रोप्रिएट तो आपको एप्रोप्रिएट करवाना पड़ेगा, भले ही उसके लिए आपको सख्ती करनी पड़े। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जरूर है
कि जिस प्रकार से हिल स्टेशन पे इतनी बड़ी मात्रा में लोग पहुंच गए, वो क्यों पहुंच गए, ये सिस्टमिक फेलियर हमें समझना आवश्यक है। लोग वैसे ही रहेंगे, लोग शायद चोरी इसलिए नहीं करते प्रियंका जी क्योंकि पुलिस वाले हैं, जहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं लोग आज भी लाइट जब्त नहीं करते। तो हम 75 साल की डेमोक्रेसी में हम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, तो ऑनेस्टली अपना काम कर लें। इसीलिए अगर हम नहीं कर रहे तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं तो डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से देश की विदेशों में छवि खराब होती है। $9 बिलियन का हेल्थ टूरिज्म का मार्केट है जो आता है विदेशों से, वो लोग डर के मारे नहीं आ रहे कि देश में तीसरी वेव आ रही है। वो $9 बिलियन का मतलब ये है कि जिस आर्थिक स्थिति से और तंगी से देश गुजर रहा है उसमें जनता को और देश को इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए। 80 करोड़ लोगों को हमारे टैक्स पेयर की मनी से खिलाया जा रहा है, बड़ी बात है। इसी के लिए हमको कमाना आवश्यक है। तो जब तक हम राइट अप्रोच से साइंटिफिक से बात नहीं करेंगे कि इन बैलेंस, बिल्कुल, यानी कि बैलेंस बनाने की जरूरत है और खास तौर पर अगर देखा जाए तो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम कायदे हैं उनको भी पालन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर राहुल भार्गव, आप दोनों का जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।